चलो, तो नोडल एनालिसिस मैंने सबसे पहले बोला था कि किसी एक पॉइंट को अपन को क्या मानना है, ज़ीरो रेफरेंस पॉइंट, उसके अकॉर्डिंग अपन बाकियों को असाइन करेंगे। सबके पोटेंशियल जितने के निकाल सकते हैं सबके निकाल दो। जैसे मैंने यहाँ पर इस पॉइंट को ज़ीरो माना था, रीज़न मैंने क्या बोला था, कोशिश ऐसे पॉइंट को रखो जिस पॉइंट के आसपास दो नेगेटिव पड़ रहे हैं, ठीक है। वैसे आप कहीं पे भी अज्यूम कर लोगे आंसर तब भी आएगा, बट बेटर इससे कैलकुलेशन थोड़ी सी आसान होगी, ठीक है। और सारे नोड्स को असाइन करने पोटेंशियल, यहाँ पर कितना मान लिया था अपन ने x, यहाँ पर माना था y। तो यहाँ पर अज्यूम किया था x, यहाँ पर y। अच्छा बच्चों, यहाँ ज़ीरो तो यहाँ भी पोटेंशियल ज़ीरो, तो ये बताओ यहाँ पर पोटेंशियल कितना होगा। देखो बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अपन ने 10 लगा रखा है, ठीक है। इन केस मानो यहाँ पर 5 होता तो यहाँ पर कितना होता, 15 रखते, क्योंकि डिफरेंस कितना होना चाहिए बीच में, 10 का, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल 0 है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, प्लस का 10 बोल दूँ, ठीक है। अगर यहाँ पर 0 है तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, क्योंकि देखो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होना चाहिए, 5, तो प्लस का 5। तो ये बताओ यहाँ पर कितना रखें, 15। रीज़न, क्योंकि देखो डिफरेंस कितना होना चाहिए, 10 का, तो यहाँ पर प्लस का 15, तो यहाँ पर भी बच्चों सेम वायर प्लस का 15। अच्छा बीच में मैंने x और y क्यों अज्यूम किया, क्योंकि कैपेसिटर के बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता ना, क्या कर रहा है वो, ठीक। फिर देखो कल एक जो मेजर मिस्टेक कर रहे थे हम लोग, क्या कर रहे थे, हमने एक लूप अज्यूम किया, ठीक है, एक लूप अज्यूम किया, और इस लूप के लिए आपको पता किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हैं अपन, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, चार्जेस चाहिए, सबके चार्जेस मिल जाए। तो देखो बच्चों यहाँ पर इसका चार्ज कितना हो सकता है, अगर मैं बनाना चाहूँ इसका चार्ज कितना होगा, जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस होगा इनटू सी। आप जानते हो Q इज इक्वल टू क्या होता है, CV। तो इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस कितना लेना है, दैट इज 2 इंटू, आप ये याद रखो बच्चों हमेशा ना x में से ही सबको माइनस करना, जिसको अज्यूम किया ना अपन ने उसी में से सबको माइनस करो हमेशा। रीज़न ये है ऑटोमेटिकली खुद को बैलेंस कर लेगा, प्लस माइनस जो भी होना वो खुद ही बैलेंस कर लेगा, ठीक। तो x माइनस 10 ये पहले वाले का चार्ज हो गया। अब मैं डायरेक्ट किरचॉफ्स लॉ लगाने वाला हूँ, तो मैं इसको हटा देता हूँ। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है, सिग्मा Q मस्ट बी इक्वल टू 0 फॉर एनी लूप, ठीक है। तो इसका चार्ज आ गया कितना, x माइनस 10 अपॉन इंटू 2, ठीक है, प्लस इस वाले का चार्ज निकालते हैं। बताओ पहले तो c देख लो, इसका कितना है 2, और x माइनस यहाँ पर पोटेंशियल कितना है 0, तो x माइनस 0, ठीक है। एंड थर्ड वाले का देखो बच्चों, प्लस 4 इंटू वाई माइनस एक्स, सॉरी x माइनस वाई इक्वल टू 0। सॉल्व कर लें इसको, ठीक है। सॉल्व करो, देखो क्या आएगा, 2x माइनस 20 प्लस 2x प्लस 4x माइनस 4y इक्वल टू 0, दैट इज 8x माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक है। अच्छा देख लो इसमें कुछ कॉमन आके भी गुजर रहा है, तो 2x माइनस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 इजी। दूसरे वाले के लिए आप लोग बनाओगे, y के लिए ट्राई करो। मैंने क्या कहा, जिसको रेफरेंस पॉइंट माना उसी में से सबको माइनस करो, ठीक है, कोई प्लस माइनस का झंझट नहीं रखना।
क्या यही आ रहा है सबका? यही आ रहा है? देख लो, देख के तो नहीं छाप रहे, सॉल्व भी कर रहे हो ना? अच्छा अच्छा ठीक। सर इस मेथड में पोलैरिटी वगैरह की किसी की जरूरत नहीं है ना? कुछ भी, कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप मेन जिस पॉइंट को अपने रेफरेंस लिया ना उसी से सबको माइनस करना है, ऑटोमेटिक ही हो जाएगा ना वो। डन। अब दोनों इक्वेशन सॉल्व करके एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कुछ नहीं, दोनों इक्वेशन को डायरेक्ट ऐड कर दो, देखो क्या हो जाएगा। 2x से 2x गुजर गया, ठीक है। 5y माइनस वाई दैट इज 4y इक्वल टू 40, y इक्वल टू 10, और इसको रख दो किसी में भी, x निकाल लो। 10 माइनस 15 प्लस का 15, 7.5x आ जाएगा। ठीक है। इसमें 3 वेरिएबल के भी क्वेश्चन आ सकते हैं, बट ये मेथड बहुत आसान होता है, नोडल एनालिसिस। इससे अपना किरचॉप्स की जान बच जाएगी तुम लोगों की। किरचॉप्स में जैसे अब आगे आएगा ना करंट में, तब बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उसके, तो फिर उसमें ये नोडल एनालिसिस आपको हेल्प करता है। कैलकुलेशन चेक करो, सही है सारी? सेकंड इक्वेशन दूसरी आ रही है। 8x माइनस 4y माइनस 20 लिखा हुआ है इसने। इक्वेशन सॉल्व करके सेकंड वाली 8x, अच्छा सॉरी 2x माइनस वाई इक्वल टू 5, कुछ जा रहा था क्या इसमें से ऐसा? ये तो फर्स्ट वाली हो गई, और सेकंड वाली इक्वेशन है आपकी नहीं, दिस इज माइनस 2x प्लस 6y इक्वल टू 40। कहीं कैलकुलेशन एरर है तो एक बार फिर से चेक कर लो। -4x, ऐसा चांस तो नहीं होने चाहिए। इसको y एज्यूम किया, और मैं एक बार इक्वेशन चेक कर लेता हूँ। y माइनस 15 इंटू 4, y माइनस 5 इंटू 2, 4 इंटू वाई माइनस एक्स। नहीं यार, आंसर तो यही आना चाहिए इसका। क्या बच्चे? इसने 9 और 7 बोला हुआ है ना, अपना 10 और 7.5 आया है। y की वैल्यू बुक में 9 दे रखी है, वही तो मैं बोल रहा हूँ, 9 और 7 ये दे रखा है इसने, अपना 10 और 7.5 आया है। अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ दोनों का तो 2.5 और उसका भी नहीं, उसका 2 होगा। क्या हो रहा है यार, इसमें गड़बड़ कहाँ हो रही है? ये टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग ले रहा है, बट अपन टर्मिनल्स के अकॉर्डिंग नहीं ले रहे हैं, और अपन को लेना भी नहीं है।
बेटा ये 2, एक मिनट रुको 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 रुको, इसको 4 कर रखा है बुक में, अपन ने 2 कर रखा है, बुक की मिस्टेक है यहाँ पर, ये अपनी नहीं है। हाँ हाँ, ये बुक में मिस्टेक है बेटा, उसने इस वाले को 4 माइक्रोफैरेड करके सॉल्व कर दिया है, ठीक है। वही मैं देखूँ यार, आंसर तो यही आना चाहिए इसका, ठीक है। उसने क्या है, इसको अज्यूम, दूसरा इक्वेशन सॉल्व करने में इसको 4 अज्यूम कर लिया है, ठीक है। अपन ने 2 अज्यूम किया हुआ है ना, मतलब दिया हुआ है जो, ठीक है, करेक्ट है। सेंगेज का ही क्वेश्चन है। बिल्कुल बेटा, सिंगेज का क्वेश्चन है, इलिस्ट्रेशन 4.37। और वैसे 9 और 7 फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई भी कहाँ कर रही है, फर्स्ट इक्वेशन तो सेम ही है, 9 और 7 उसको सेटिस्फाई नहीं कर रही। फर्स्ट में 9 और 7 कर रहा है, अच्छा 45 माइनस 14, हाँ सेकंड को नहीं कर रहा, फर्स्ट को कर रहा है। और फर्स्ट को करेगा भी ना, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन उसने सही निकाली है, सेकंड इक्वेशन उसने गलत निकाली है, तो फर्स्ट और कुछ अलग इक्वेशन का रिजल्टेंट है ना वो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दो एक। यस ये वाला हो गया, बी ए माइनस बी बी, इक्वेशन ही है, रुक जाओ। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। मैं ए और बी बना के दे रहा हूँ आपको, कंप्लीटली वेरिएबल फॉर्म में है, ठीक है। यार ये क्वेश्चन मुझे ऐसा लग रहा है मैंने पहले करवा रखा है आप लोगों को। ऐसा कोई क्वेश्चन करवाया है क्या मैंने, ए माइनस बी वाला? आपको करा था। डायग्राम देखते हैं, मेरे हिसाब से पूरा याद आ जाएगा। मेरे हिसाब से वही क्वेश्चन है। E1 E2 नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। करवाया क्या ये क्वेश्चन, अब देखो। चलो तो फिर ठीक है, फिर कर लो। देखो दो बैटरी लगी है, E1 E2, 3 कैपेसिटर्स हैं C1 C2। दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। आपसे ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है। मैं थोड़ा सा हिंट देता हूँ आप लोगों को, कुछ नहीं करना, यहाँ पर अपना पोटेंशियल अज्यूम करो वही एक्स, इसको 0 अज्यूम कर लो और इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालो, मतलब कि आपसे अल्टीमेटली एक्स की वैल्यू पूछ रहा है वो, ठीक है। तो निकालो फटाफट। वेरिएबल्स की फॉर्म में ही होगा पूरा। नोडल से करना चाहो नोडल से कर लो, किरचॉप से करना चाहो किरचॉप से कर लो, तुम्हारी इच्छा है। ये आसान क्वेश्चन है, किरचॉप से 1 मिनट में हो जाएगा।
दो लूप मानोगे ना, एक लूप इधर एक लूप इधर, एक लूप में कैसे करोगे? दो बैटरी है ना, E1 E2 दो के लिए कर लो, वैसे कर सकते हो एक में, ऐसा कोई परेशानी नहीं है, लेकिन दो मान लो। बीट स्टोन ब्रिज में करा तो था उस किरचॉफ से, नोडल से कर लो तुम लोग, बेटर है, आसान, 1 सेकंड में हो जाएगा, नोडल लगा लो। बस याद रखना बोर्ड के एग्ज़ाम में नोडल नहीं लगा सकते, ठीक है? बोर्ड के एग्ज़ाम में किरचॉफ से करना पड़ेगा। C1 E1 प्लस माइनस, कोई कैलकुलेशन एरर है? क्या आंसर आ रहा है बताओ? C1 E1 plus C2 E2 plus C3 E1 plus C2 minus C3 E2 upon C1। थोड़ा सा उसको सॉल्व करना पड़ेगा आप लोगों को, मैं आंसर बता देता हूँ। इट्स C2 E2 माइनस C1 E1 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस आ रहा है, हो सकता है इसने फिर कुछ गलत कर दिया हो, चेक कर लेता हूँ। क्या हो गया, काटा? फिर क्या बताने वाले थे? और उससे ज़्यादा तुम डर गए। अच्छा बाद में मारता है वेदांश है फिर? अच्छा वेदांश कभी पीटा नहीं, पीटा किसी को इनमें से? किसी को नहीं मारा? यार तुम लोग मारपीट वारपीट नहीं करते हो, करनी चाहिए। क्या समृद्धि? आपके प्लस आया, मैं एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूँ कहाँ गलत।
इसमें माइनस आ गया ना E1 C1 में, हाँ फिर तो करेक्ट आ रहा है आपका। एक सेकंड आया, मैं इस बार इसका देख लूँ क्या कर रहा है इसमें। अब यहाँ पर एक गलती हो रही है, पता है, यहाँ पर E1 नहीं आता, माइनस का E1 आता, दिस माइनस दिस मस्ट बी E1। चलो एक मेजर मिस्टेक सबने करी है, देख लेते हैं। अब मैं बस थोड़ा सा बता रहा हूँ, उसके बाद फिर तुम लोग कर लेना। अच्छा बेटा आपका भी गार्गी प्लस का ही आ रहा है ना, C1 E1 माइनस आ गया, तो फिर कैसे? नहीं नहीं ऐसे माइनस नहीं लोगे, देखो ज़रा सोचो। आपको सबसे पहले मैंने क्या बोला था, एक जगह एज्यूम करना है 0, यहाँ पर कर लो 0 एज्यूम, तो यहाँ पर क्या एज्यूम करना पड़ेगा x। अच्छा देखो बीच में एक बैटरी आ रही है बच्चों, ठीक है, और इसका पोटेंशियल है E1, डिफरेंस कितना होना चाहिए? देखो प्लस का E1 ले सकते हो क्या? नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ नेगेटिव टर्मिनल आ रहा है ना, तभी तो दिस माइनस दिस मस्ट भी E1 होना चाहिए। 0 माइनस यहाँ का पोटेंशियल, एक मिनट के लिए सोचो, मैं हिंट देता हूँ थोड़ा सा, y मान लेते हैं एक मिनट के लिए, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, 0 माइनस वाई मस्ट भी इक्वल टू E1, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल तो इधर है ना, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग लोगे। तो इसका मतलब क्या आ गया, y इज इक्वल टू माइनस का E1, मतलब ये क्या होना चाहिए था, माइनस का E1। बोलो ये फर्स्ट पॉइंट क्लियर? यही सबकी मेजर मिस्टेक हुई है जिनकी हुई है, आपने सही किया, गुड। और बच्चों इसके लिए क्या हो जाएगा, इधर की तरफ अगर मैं बात करूं तो E2 डायरेक्ट ले सकते हैं। अब लगा दो अपना जो फॉर्मूला काम करता है, बालकों इधर 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 क्या काम करता है फॉर्मूला अपना, x माइनस माइनस का E1 मतलब प्लस E1, ठीक है, इंटू C1 प्लस C2 इंटू एक्स डायरेक्ट, सॉरी C3 इंटू एक्स, 0 ही था ना, x माइनस 0, और प्लस C2 इंटू एक्स माइनस E2 इक्वल टू 0। x निकालना है मुझे, ख़त्म कहानी। C1 प्लस C2 प्लस C3 कॉमन लिया, इधर बचा x प्लस C1 E1 माइनस C2 E2 इक्वल टू 0, इसको उधर भेजा, इसको डिनोमिनेटर में डाल दिया, x इज इक्वल टू C2 E2 हो गया प्लस का, और ये हो गया माइनस का C1 E1 अपॉन ठीक है। मैंने दूसरा ऑप्शन भी दिया था बच्चों, किरचॉफ से कर लो, किरचॉफ तो आता था, करो किरचॉफ से, करवाओ किरचॉफ से, होमवर्क के लिए दे दूं, करवाई दूं, करो, चलो किरचॉफ से करो अभी इंस्टेंट। और बेटा आपको चाहिए हो तो मैं नेल्स कल कट करके ला दूंगा, ठीक है, यहाँ पर ऐसे एक प्लेट में रख दूंगा नेल्स, आपको तरते रहना लेकर। क्या किरचॉफ लॉ लगाओगे मजा आ जाएगा, लगाओगे, गेम है इसमें, किरचॉफ लॉ लगाने में लगाओ। हाँ पीछे कॉपी पेज पलटने की इजाज़त है, आराम से किरचॉफ लॉ देखो,
अब एहसास होगा नोडल की ज़रूरत क्या थी। अभी हमें कुछ नहीं सोचना पड़ा कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव, सिर्फ बैटरी के लिए थोड़ा सा था, सेल के लिए। अब देखो, अब प्लेट्स की निकालनी पड़ेगी पॉजिटिव नेगेटिव, अब गेम होगा। और इसलिए बोर्ड देता है किरचॉफ्स लॉ। सर इक्वेशन तो बन गई। इक्वेशन बन गई, प्लस माइनस ले लिया आपने? हाँ। चलो गुड। हाँ बेटा, ये फेंक के मारने का इरादा है मेरे को। दे रहा हूँ, दे रहा हूँ। ढक्कन भी खा जाते हो? आपको नहीं लग रहा आप फिर से नोडल एनालिसिस ही लगा रहे हो? फिर से नोडल लगाने की कोशिश। हाँ बालिका, तीनों तीनों सेम नहीं हो सकते, ध्यान रखना। एटलीस्ट एक का तो दूसरा होगा चार्ज। अब वो तुम सोचो, तीनों प्लेट सेम चार्ज दिखाई नहीं सकते ना। हाँ, वो तुम सोचो। हो गया सबका गेम ओवर? होना तो यही है, नोडल एनालिसिस शॉर्टकट में वही चीज़ करवाता है, ये तुम लॉन्ग कट में करोगे। आंसर भी इनफैक्ट यही आएगा, सब कुछ यही होना है। देखो इसमें गेम समझो क्या है, पहले एक बार समझे। मैंने ये चीज़ अभी तक आपको इसलिए नहीं बताई क्योंकि करंट में ये चीज़ समझना है, मैंने हिंट दे दिया था पहले भी आपको। आप ये सोचो कि अगर मैं इससे करंट रिलीज़ करूँ इस वाले सेल से, किस तरफ जाएगा? पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ आएगा। मतलब आप ये सोच सकते हो कि यहाँ से निकलेगा, फाइनली यहाँ से रिटर्न आएगा। सेम इसके साथ भी क्या गेम होगा?
पॉजिटिव से निकल के नेगेटिव की तरफ आएगा। सेम डायरेक्शन आप चार्ज के लिए भी एज्यूम कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब मैंने मान लिया बच्चों कि इसने चार्ज रिलीज़ किया Q, अज्यूम किया, ठीक है। तब ये इस चार्ज के पास दो रास्ते हैं जाने के लिए, एक तो इधर और एक इधर, दो तरफ डिवाइड हो सकता है। मैंने मान लिया इधर की तरफ चार्ज चला गया Q1, तो इधर कितना जाएगा Q माइनस Q1, टोटल चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए ना, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, ठीक। फिर यहाँ से गया चार्ज Q1, अब आप इसमें सेल को मत अज्यूम करो, बस आप ये देखो कि चार्ज Q1 गया। अब ये चार्ज, इसको देख लेते हैं, ये वाला चार्ज यहाँ से रिटर्न आएगा कितना। अगर मैं मानता हूँ कि इधर की तरफ चार्ज आया तो कितना रिटर्न आएगा, जितना चार्ज सेल से निकला है, जितना निकला है उतना ही रिटर्न आना चाहिए, मतलब इधर हो जाएगा Q। तो आप ये सोचो इधर कितना चार्ज होना चाहिए, देखो तीनों का सम क्या होना चाहिए, 0। 1 मिनट के लिए, मैं 2 मिनट के लिए इजी मान लेते हैं, इसको x मान लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो Q1 Q प्लस Q माइनस Q1 प्लस x इक्वल टू 0 बोल सकता हूँ ऐसा, लेकिन फिर भी खेल है थोड़ा सा, प्लस का कौन सा माइनस का कौन सा, चलो देखते हैं, कोई बात नहीं। देखो चार्ज जिधर से मूव करेगा ना कैपेसिटर में, जिस तरफ से निकला है उस तरफ वाले टर्मिनल को लो पॉजिटिव, अपोजिट को लो नेगेटिव। तो देखो मेरे लिए तो मेन खेल क्या था अभी, पॉजिटिव और नेगेटिव लेना। ये बताओ इधर से निकला इधर की तरफ गया, पॉजिटिव कौन सी साइड लोगे, मैंने कहा जिधर से टच हो रहा हो पहले चार्ज, ठीक है। तो ये क्या होगा पॉजिटिव, ये क्या हो जाएगा नेगेटिव। ऐसे इसके लिए सोचो, इधर से जा रहा है मतलब ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव। इसके लिए सोचो अब क्या होना चाहिए, देखो चार्ज यहाँ से गया, यहाँ से निकलेगा इस तरीके से, तो ये होना चाहिए पॉजिटिव और ये होना चाहिए नेगेटिव। मुझे सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव से ही तो मतलब था, हो गया मेरा काम। पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं, अब आप किरचॉफ्स लॉ लगा सकते हो, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन मैं थोड़ा सा अभी इसलिए छोड़ना चाह रहा हूँ कि प्रॉपर कॉम्बिनेशन करंट में सिखाऊंगा, वहाँ ईजिली आएगा आपको समझ में, ठीक है। एक बार करंट आ गया ना तो फिर चार्ज सीख जाओगे कैसे मूव होता है, ठीक। बाकी कुछ खास नहीं है, Q1 मूव करवा दो, यहाँ से जितना गया मान लेंगे कि इसका चार्ज यही है, ठीक है। इसका चार्ज क्या हो गया Q1 ही हो गया, ठीक। आया पॉजिटिव नेगेटिव समझ में, नहीं आया बोलो। वेदांश कंफ्यूज, कोई बोल रहा है ऑनलाइन कुछ, हाँ बेटा आवाज़ कम आ रही है, बोलो। अभी आ रही है, हाँ बोलो। तो मैं कह रही हूँ इस वाले में जैसे अगर पोटेंशियल कर ले, आपकी आवाज़ अभी भी क्लियर नहीं हो रही, क्या पोटेंशियल एज्यूम कर लें। अभी आ रही है सर। हाँ बेटा बोलो। तो जैसे अगर इसमें V3 V2 और V1 अज्यूम कर ले और फिर KVL लगा दो तो क्या आएगा। फिर अज्यूम क्यों कर रहे हो, KVL में अज्यूम करते हैं क्या अपन। अच्छा मतलब उसके मतलब कैपेसिटर, नहीं, KVL में अजम्पशन नाम की चीज़ ही नहीं है। आ सकता है आंसर, मैं मना नहीं करूँगा, लेकिन मत करो। जैसा KVL है उसको नेचुरल फॉर्म में रखो, मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड में आएगा KVL से, इसके लिए किरचॉफ से करने के लिए, ठीक है। हाँ देखो क्या है, खुद को साइकोलॉजिकल उस हैबिट में रखो कि बोर्ड में मार्क्स ना कट जाए। मैं किरचॉफ्स में नोडल को नहीं ला रहा बार बार, कारण यही है क्योंकि आप अगर अजम्पशन करोगे ना तो उसमें नोडल एनालिसिस लग गया हुआ, ठीक है। तो अगर आप इसमें अजम्पशन करोगे तो प्रॉब्लम फंस जाओगे। मार्क्स सीधे काटते हैं वो, उनको चाहिए यही कि कोई बच्चा तैयारी कर रहा हो मार्क्स काटे, CBSE में सीधा कटेगा मार्क्स। तो पेपर तो अल्टीमेटली सबको ही देना है ना, कोई है पंचवर्षीय योजना वाला, पंचवर्षीय योजना बाद में 12 देंगे 5 साल बाद, ऐसा कोई है। हाँ 5 साल बाद 5 साल बैठ के तैयारी करो फिर 12 दे देना। यार जेई का पहले पुराना रूल जो था ना वो तो ये था कि 10th से काउंट होता था, 10th आपने किस साल में किया है। लेकिन अभी ये रूल है अगर तुमने 12th के लिए अप्लाई किया हुआ है, 12th मतलब तुम इस साल कर रहे हो, तो फिर तुम्हारा इसी साल से काउंट हो जाएगा, चाहे तुम अगले साल फिर 12th करो तो भी हो जाएगा काउंट। मतलब ऐसा बेनिफिट नहीं होगा कि अगले साल 12th वापस दिया तो मतलब फिर से 2 मिल जाएंगे, वो नहीं होगा। एक 12th के साथ एक 12th के बाद। इसका सबसे अच्छा ऑप्शन है 11th में 3-4 बार फेल हो जाओ, ठीक है। कोई है उत्सुक तो बताना।
फेल का सर्टिफिकेट बनवा लो, उसमें क्या है। सर आप बनवा दो प्लीज। नहीं, बनवाना वैसे नहीं होता है। आप चाहो तो 11th रिपीट कर सकते हो ना, 12th का फॉर्म थोड़ी भरा है अभी। भर गया 12th का फॉर्म। सीबीएसई के भी डेट्स कहाँ है ये फॉर्म के? तुम्हारे तो पिछले साल ही भर गया, तुम्हारे तो हो गया। आईसीएसई तो 1 साल पहले भरवा लेता है। क्यों करना है, फालतू में साल वेस्ट नहीं करना है। ये अभी लगता है हमें कि जेई मतलब सब कुछ है, कुछ नहीं है। अभी लगता फील होता है हर आईआईटी में गए तो ही कुछ है, वरना ज़िंदगी है ही नहीं, सब ठीक है। तो मैं आईआईटी खड़गपुर की स्थिति बताता हूँ, वहाँ पर क्या स्थिति है। पहले तो ये तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो प्रॉपर वेजिटेरियन है? इनकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, ठीक है। हाँ, प्रॉपर वेजिटेरियंस की ज़िंदगी, क्योंकि नहीं वो सरवाइव नहीं कर सकते। आपको ये पता है कि आप इंडिया सॉरी वर्ल्ड में, हम लोग ऐसी जगह पर रहते हैं, पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा वेजिटेरियन की पॉपुलेशन है ना, वो राजस्थान में है 70%। बाकी और कहीं पे भी चल जाओ आप, हर जगह नॉन वेजिटेरियन बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और इनफैक्ट बहुत ज़्यादा से मेरा मतलब है कि साउथ इंडिया में जाके देखो, आपको लगभग नॉन वेजिटेरियन मिलेंगे। खड़गपुर उस जगह की बात क्यों कर रहा हूँ, अब तो फिर भी कैंटीन वगैरह मैस वगैरह सुधर गए। थोड़ी सी और पुरानी बात बताता हूँ, वहाँ पर सिर्फ खाने को क्या मिलता था, मछली और चावल, मछली चावल। अब तो बहुत अब तो बहुत क्वालिटी हो गई। और नॉन वेज तो कंपलसरी है इनफैक्ट सभी मैस में। ऐसा नहीं हो सकता कि आपके सामने अगर कोई खा रहा हो और आप नहीं झेल सकते, वो तो भूल जाओ। मैस तो सबको, मैस में सबको मिलेगा, नॉन वेज भी वेज भी। हाँ ऑप्शन है आपके पास, खा सकते हो वेज, पर नॉन वेज कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा। पहले सिर्फ आईआईटी रुड़की में नहीं हुआ करता था, वहाँ पर भी अब चालू कर दिया है। हाँ, पहले आईआईटी रुड़की में मना कर रखा था, नॉन वेज नहीं रखते थे उसमें। क्यों, एनआईटीज़ में भी यही है, गवर्नमेंट के सारे हॉस्टल्स में यही होगा। लेकिन ये नहीं है कि आपको ऐसा फोर्सफुली नहीं कि नहीं नॉन वेज खाना है, आप वेज खाना चाहते हो खा सकते हो, मना नहीं है। वो प्योर वेजिटेरियन प्याज और लहसुन नहीं खाते, ये नहीं होता है, वो कुछ और होता है। प्योर वेजिटेरियन का मतलब है कि सिर्फ आप वेजीज खा रहे हो, उसमें प्याज लहसुन चलता है। लेकिन ये तो मुझे फालतू की बकवास लगती है वीगन होना तो। और इन लोगों ने पूरा मार्केट ख़राब कर दिया है, सोया पनीर और ये सब इन्हीं की वजह से बिक रहा है, सोया मिल्क बिक रहा है, मार्केट ख़राब कर रखा है इन लोगों ने तो, है ना। अपने एक वीगन तो वीगन वाला मामला ख़राब है। लेकिन हाँ, जैसे ये आपने अक्सर सुना होगा कई लोग प्याज लहसुन नहीं खाते, इसका रीज़न कुछ और होता है। इसका रीज़न होता है तामसी भोजन में क्रिएट किया जाता है इसे। तामसी भोजन मतलब क्या होता है, जो आपको एग्रेशन देता है ना, तो हमें मतलब खुद का एग्रेशन कम करने के लिए, जैसे आपने सुना होगा साधु लोग नहीं खाते थे प्याज लहसुन, उसका रीज़न यही होता था कि आपका एंगर कंट्रोल रहे, आपका ये बॉडी में एंगर डेवलप करेगा। और जैसे जैनी नहीं खाते, तो जैनियों के नहीं खाने का तो दूसरा रीज़न भी है, ग्राउंडेड चीज़ें नहीं खाई जाती ना, गाजर आलू ये सब नहीं खाया जाता। तुम नहीं खाते कुछ भी, तो उसमें भी उनके लिए मतलब मेनली तो उनके लिए है जो तीर्थंकर बोलते हैं ना, तीर्थंकरों के लिए है। क्योंकि हाँ, जैसे अभी वहाँ बैठते हैं जैन टेम्पल में, क्या बोलते हैं उन्हें, मैं भूल रहा हूँ नाम, तीर्थंकर ही बोलते हैं ना। तो वो लोग जो होते हैं ना, तो उनको अपना एंगर कंट्रोल करना है ना, क्योंकि वो साधना में होते हैं, वो अपने आप को साधना में रख रखा है ना उन्होंने। तो एकाग्रता के लिए, एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन, कंसंट्रेशन के लिए ये दोनों चीज़ दुश्मन होती है, तीन होती है एक्चुअली में, दो नहीं तीन होती है, मिर्ची भी होती है, तामसी भोजन में आते हैं तीनों। और मिर्ची तो पता है आप लोगों को सबसे बड़ी बात, अगर मैं कभी आपको कुछ बना के खिलाऊँ और मैं उसमें मिर्ची ना डालूँ तो आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा, बट आप लोग सोचोगे कि मिर्ची का तो हमें टेस्ट आता है। रियलिटी ये है कि मिर्ची का कोई टेस्ट होता ही नहीं है, वो सिर्फ हमारे टेस्ट बर्ड्स को जलाता है। मैं उसकी जगह आधा चम्मच HCl डाल दूँ तो भी काम कर जाएगा ठीक है, लेकिन बस उसके साथ आपके दांत भी चले जाएंगे। नहीं, वो डाइल्यूट डाल रहा हूँ,
लेकिन HCl आप किसी भी फॉर्म में आपकी बॉडी में गई ना, मतलब मुंह में गया तो आपके दांतों को ले जाएगा वो। HCl तो हमारी बॉडी में पहले से ही कितना है, रोज का लगभग 1-1.5 लीटर बन रहा है। HCl तो हमारी बॉडी में खूब है। सर लेकिन जो टमाटर होता है वो भी तो सब कुछ मतलब सॉइल से ही न्यूट्रिएंट्स लेके बनता है, तो इतना नाटक। देखो चीज़ें, आप एक चीज़ मैं समझाता हूँ आपको। जैसे मान के चलो आप, ऑक्सीजन है एयर में, हाइड्रोजन भी है, पी सकते हो पानी? नहीं पी सकते ना। समझ रहे हो बात क्या कह रहा हूँ? न्यूट्रिएंट्स हम समझ रहे हैं। जैसे मान लो मैं आपको बहुत सिंपल सी बात कहता हूँ, ग्रेप्स बहुत अच्छी चीज़ है, एप्पल बहुत अच्छी चीज़ है, गन्ना भी बहुत अच्छी चीज़ है, और इन सब से मिलके जो बनता है, इन सब से जो मिलके बनता है वो अच्छी चीज़ है। हाँ, ग्रेप से बनता है, एप्पल से बनता है, चावल से बनता है, फर्मेंटाइज किया जाता है। ताड़ी का नाम सुना आप लोगों ने? ताड़ी, ताड़ी एक एक्चुअली में रोबोट मूवी देखी है आप लोगों ने? हाँ, वो नारियल पानी जैसा पेड़ होता है, उस पेड़ से उतार के वो पी के वो टल्ली हो जाता है वो एक बंदा, उसको ताड़ी कहते हैं। वो कैसे बनता है? वो कुछ नहीं, जैसे आप पेड़ों का गोंद जानते हो ना, तो वो गोंद होता है ना, पेड़ों से निकलता है, गोंद सुना है कभी? पेड़ों के बीच में चीरा लगा देते हैं तो उसका फ्लूइड निकलता है, उसको गोंद बोलते हैं। तो सिर्फ वो तो लेटेक्स हो गया ना, सब पेड़ों से अलग अलग निकलता है, सबसे रबर थोड़ी बनाओगे। वो रबर ट्री से निकलता है, जो तुम कह रहे हो ना वो सिर्फ रबर ट्री से निकलता है। बाकी अलग अलग पेड़ से अपन लोग खाते भी हैं, सर्दियों में लड्डू बनाए जाते हैं उसके। हाँ, पेड़ों के, वो अलग अलग पेड़ों के होते हैं, अलग अलग ट्रीज के। तो वो जो होता है ना, वो ताड़ का पेड़ बोला जाता है, उसमें चीरा लगा देते हैं, उसका जो गम निकलता है ना, तो वो शुगर, उसमें शुगर हैवी मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर होते हैं, और ऑक्सीजन से रिएक्शन करके वो अल्कोहल फॉर्म कर देता है। तो वो भी है, वो तो बिल्कुल प्योर है देखो। लेकिन गलत है, क्योंकि अब ये बताओ कि शराब गलत क्यों है? क्यों ड्रिंक? नहीं 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 नहीं, शराब देखो एक्चुअली में एक लौता रीज़न यही नहीं है कि गलत होने का उसका, कि हमारी बॉडी को हार्म करता है। आप बाहर से जाके खरीदो, मतलब फॉरेन वगैरह, मतलब मैं UK US की बात कर रहा हूँ या रशिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ के शराब से लीवर ना के बराबर डैमेज होता है। फिर क्यों ख़राब है? फिर क्यों ख़राब है? हाँ, देखो मैंने बोला ना, शराब, मैंने आपको पहले बताया था, शराब की जो कॉस्ट होती है ना, वो इस वजह से कॉस्ट नहीं होती है कि उसमें अल्कोहल कितना है, उसमें से मीथेनॉल निकालते रहते हैं बाहर। मीथेनॉल जितना फिल्टर कर दिया उतना अच्छा शराब की क्वालिटी मानी जाती है। आपको ये रेट इनकी पता होगी, 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार रुपये जाती है। और आप लोगों ने ये भी सस्ते नशे वर्ड सुने खूब। सस्ते नशे क्यों बोलते हैं? सस्ते नशे क्यों बोलते हैं? क्योंकि सस्ते में ज़्यादा नशा होता है, महंगे से ज़्यादा नशा होता है, इसलिए सस्ते नशे बोलते हैं। कभी सुना वो देसी पी के लोग ऐसे नालियों में गिर जाते हैं, सुना है? तो ऐसा क्यों है? क्योंकि मीथेनॉल कंटेंट बहुत ज़्यादा है और वो डैमेज करता है बॉडी को। अब अगली बात बताऊँ, इसकी कमी क्या है? सबसे बड़ी कमी है सोशल इमेज आपकी बिगड़ जाएगी, क्योंकि आप खुद के कंट्रोल में नहीं हो ना। जब आप खुद के कंट्रोल में नहीं हो तो आप गलत डिसीजन ही लोगे। पूरी ज़िंदगी आपने खुद को कंट्रोल करना सीखा, हम बचपन से चलना सीख रहे हैं, खुद को कंट्रोल करना सीख रहे हैं, शराब पी के आपने खुद का कंट्रोल खो दिया। ऐसी बेवकूफ़ी क्या करने से मतलब है? ठीक है, इसलिए नशे गलत चीज़ है। अल्कोहल सब में है लगभग, जो आप प्रोडक्ट देखते हो, जैसे बियर हो गया और भी बहुत सारे आते हैं आजकल। वो तो बेवकूफ़ होते हैं, क्यों पीते हैं? अच्छा, असली नहीं, मुझे बताओ क्यों पी रहे हैं उसको? नॉन अल्कोहलिक बियर भी लोग खरीद के पी रहे हैं, मार्केट कुछ भी चल रहा है। वो मैंने बताया था ना, एक उसमें रेस्टोरेंट में चल रहा था वेज बटर चिकन, ग्रिल्ड आइस, हाँ मिलता है ग्रिल्ड आइस। सोचो आप, आइस को क्या ग्रिल करेंगे? और ये सब मार्केट है, चलता है ये सब। मैं ग्रिल्ड राइस नहीं, ग्रिल्ड आइस बोल रहा हूँ, चलता है, मार्केट है। गंजे को कंघी बेचना इज नोन एज मार्केट, ठीक है, वहां पर कुछ भी चलता है। अच्छा, वेज बटर चिकन पता है क्या है? ये पता है वेज बटर चिकन क्या है? कटहल की सब्जी। तो मार्केट ऐसे चलता है, जैक फ्रूट।
नॉर्मल विनेगर सिरका जो चाउमीन में डाल के खाते हैं। एसिड डालते हैं उसमें पानी डाल के डाइल्यूट कर देते हैं। एप्पल विनेगर गांव में गन्ने से बनाते हैं, मेन तो एप्पल सीड्स ही है। एप्पल साइडर विनेगर जो होता है वो तो मम्मी लेती है मेरी पतले वाले। नहीं, लेना नहीं चाहिए, हार्मफुल है। आप अगर कोई भी एसिडिक फॉर्म डायरेक्ट ले रहे हो ना, नहीं सर पानी पानी में गर्म करके ले रहे होंगे ना, मैं समझ रहा हूँ। हार्मफुल कैसे है? क्योंकि उनकी बॉडी में देखना हमेशा पेन होता होगा। मम्मी को तो पैर में दर्द होता है। हो रहा है ना, और वो होगा, हमेशा होगा। क्योंकि आप एसिडिटी जैसे ही अपने फूड चेन में बढ़ाओगे ना, आपकी बॉडी में पेन शुरू हो जाएगा। और ना विश्वास हो तो 7 दिन कंटिन्यू गोलगप्पे खा के देखो, 7 दिन कंटिन्यू गोलगप्पे खा के देखो आप लोग। पूरी बॉडी में पेन होगा, मतलब हमेशा हर जगह, जैसे पैरों में दर्द होना, हाथों में दर्द होना, जॉइंट्स पेन होंगे सारे। आपकी बॉडी में एसिड जैसे ही आप बढ़ाओगे ना, तो आपका फूड चेन बिगड़ गया, आप सीधे सीधे समझ लो। अब मैं देखो ज़्यादा बायोलॉजी में जाना नहीं चाह रहा हूँ ना, मैं बता भी देता। जानना ही है, चलो थोड़ा सा जान ही लो फिर। हमारा फूड का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है? देखो डायग्राम पे मत जाना, डायग्राम मेरे बहुत गंदे हैं, इसीलिए मैंने बायो नहीं ली। सबसे पहले हमारा स्टमक, हाँ, ईसोफेगस, उसके बाद स्टमक आ गया। ठीक है, डाइजेशन मुंह से स्टार्ट होता है। सबसे पहले आप मुंह में चबाते हो। अच्छा, जैसे कि बच्चों को, छोटे बच्चों को आपने देखा होगा कि बहुत सारी लार टपकती रहती है। क्यों होता है ये पता है? हमारी बॉडी में जो भी चीज़ें बनाई हुई ना नेचर ने, वो सब हमारा डिफेंस मैकेनिज्म ही है। यहाँ पर हमारे मुंह में भी होता है, दैट इज़ लाइसोजाइम। और ये होता है हमारे मुंह का नेचुरल सैनिटाइज़र, बैक्टीरिया स्किल करता है। ठीक है, और अगर विश्वास ना हो तो कभी कभी सुबह मुँह उठते मुंह में अजीब सा टेस्ट होता है, जनरली होता ही है। उसको आप किसी कीड़े पे स्प्लिट करके देखो, तुरंत मर जाएगा वो। सही बोल रहा हूँ, हाँ सीरियसली, अगर स्प्लिट कर दोगे मर जाएगा तुरंत। और उसको अगर हम पी जाते हैं ना, उसको पीना चाहिए। इनफैक्ट हम लोग उसको गार्गल करके फेंक देते हैं, जबकि सुबह से पहला आपको पानी पीना चाहिए। रीज़न ये होता है कि आपके फूड चेन में जितने बैक्टीरिया थे वो क्लियर हो जाएंगे। तो हाँ, मर जाएगी, मर जाएगी, क्योंकि बैक्टीरिया वो नेचुरल लाइसोजाइम हो गया ना, नेचुरल सैनिटाइजर हमारे मुंह में जो था वो उसने बना। अब छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा क्यों था वो? क्योंकि वो नेचुरल सैनिटाइजर कुछ भी उठा के खाते हैं। ठीक है, छोटे बच्चे कुछ भी खाते हैं ना, तो ऑटोमेटिक वो बैक्टीरिया किल करता है, इसलिए उनकी बॉडी में ज़्यादा बनता है वो, इसलिए लार टपकता है वो, तो वो उनकी बॉडी में ज़्यादा बनता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एसिड आपके फूड को लगभग 3 घंटे तक गलाता है। ठीक है, इसके बाद फूड निकलता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ से गेम शुरू होता है। इसे बोलते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब देखो यहाँ से गेम कैसे शुरू होता है, अब सुन लो इधर, अगर सुनना था इसलिए बता रहा हूँ। यहाँ पर होता है आपका लीवर, ऐसा ही होता है वो, इसलिए बनाया है। ठीक है, यहाँ पर कनेक्टेड होता है गॉल ब्लैडर। ठीक है, पैनक्रियाज इस साइड होता है, ये रहा पैनक्रियाज। ठीक, अब देखो पंगा क्या है। एसिडिक फूड अगर यहाँ से डायरेक्ट आ गया ना, तो ये एंजाइम्स काम ही नहीं करेंगे, और इसी को बोलते हैं हम लोग डाइजेस्ट ना होना, एसिडिटी बढ़ जाना। कि पैनक्रियाज अपने हार्मोन्स मिक्स ही नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि एसिडिक फूड में जैसे मिक्स करेगा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसका काम खत्म है। इस वजह से यहाँ से एक हार्मोन रिलीज होता है इसके पास, दैट इज़ नोन एज कोलेसिस्टोकाइनिन। इस हार्मोन ने इसको बताया कि भैया बाइल जूस रिलीज करो। ठीक है, बाइल जूस इतना ज़्यादा बेसिक होता है कि वो पूरे एसिडिक फूड को पूरा बेस में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, और अगर आप लोगों में से कोई नॉनवेज खाता हो या बना हो किसी के घर में, तो उसको ये पता होगा कि अगर किसी भी नॉन वेजिटेरियन चीज़ को काटा जाता है ना, तो उसमें सबसे पहले उसका ब्लैडर निकाल के फेंक देता है। रीज़न पता है क्यों? क्योंकि गलती से भी ब्लैडर का जूस उस पर गिर गया ना, बाइल जूस, तो पूरा वो ख़राब हो जाएगा। क्योंकि इतना बेसिक होता है, इसको फिर कुछ भी कर लो साफ़ नहीं होगा, पूरे उसको ही बर्बाद कर देगा ये। जैसे कि हम लोग मटन का ये लिवर खाते हैं सर, लीवर खाते हो, ये नहीं, ब्लैडर नहीं खाते, ब्लैडर फेंक दिया जाता है। किडनी भी तो खाते हैं। वो सब खाया जाता है, वो तो नॉन वेज में तो हार्ट किडनी सब खा जाते हैं। नॉन वेजिटेरियन तो साउथ में जाओगे ना, वहाँ पर जो ब्लड निकाल के फेंक देते हैं ना, यहाँ पर नॉर्थ इंडिया में, साउथ में उस ब्लड को भी जमा के ब्लड केक बना के खाते हैं। वहाँ पर तो कुछ भी चलता है। अच्छा है, मैंने खाया हुआ है भाई।
अच्छा अच्छा, मैं नहीं खाता हूँ, मुझे सब पता है, लेकिन ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, छोड़ो, मैं वापस वेजिटेरियन पे आता हूँ। फिर क्या होता है, यहाँ से जैसे ही बाइल जूस मिक्स हो जाता है इसमें, फिर यहाँ से हमारे एंजाइम रिलीज होते हैं। कौन से एंजाइम? पोटेशियम, पेप्सिन और रेनिन तो यहाँ रिलीज होता है, जो दूध को दही बनाने के काम आता है। हाँ, लाइपेज, लाइपेज और अमाइलेज और ट्रिप्सिन। लाइपेज, अमाइलेज एंड ट्रिप्सिन, LAT। मैंने भी 10th में पढ़ा था ये सब। ठीक है, लाइपेज, अमाइलेज, ट्रिप्सिन, और फिर यहाँ से फिर आगे फूड चेन चलता है, ड्यूडेनम में जाएगा फूड। अब बाकी की कहानी तो क्या बताऊँ, वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। ठीक है, लार्ज अमाउंट में अगर तुम एसिड लोगे ना, तो ये यहाँ पर ये चीज़ तुम्हारी वेस्ट हो जाएगी। जो तुम्हारा फूड जो एक्चुअली में यहाँ के बाद ही तो मेन फूड का एब्जॉर्प्शन चालू होता, अब वो एब्जॉर्प्शन हो ही नहीं पाएगा क्योंकि एंजाइम मिक्स नहीं होगा। बाइल जूस कितना बनाएगा, उसकी भी तो एक लिमिट है ना। तुमने ज़्यादा अमाउंट में एसिड लिया तो ये बाइल जूस काम ही नहीं कर पाएगा। अब बॉडी में पेन कैसे होता है कि एसिडिटी, जब आप एसिड बढ़ाओगे ना, तो मेरे हिसाब से अमोनिया का परसेंटेज आप देखना कि अगर खटाई ज़्यादा खाते हो ना, तो ये जो उंगलियां चटकाते हो इसकी बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। ये बार बार उनकी बॉडी में ये चीज़ होगी क्योंकि उनके अमोनिया परसेंटेज बढ़ती जा रही है बॉडी में। नहीं तो इसका रीज़न पता है क्या है? इसका रीज़न है खाना कम खाना, क्योंकि हमारी बॉडी में जितना एसिड बन रहा है ना, उसके हिसाब से आपको फूड भी तो देना पड़ेगा उसे, वरना एसिड बढ़ गया आपकी बॉडी में। और कई लोगों के ब्लैडर में स्टोन हो जाता है, फिर डॉक्टर क्या करते हैं, ब्लैडर काट के निकाल देते हैं। हाँ, ब्लैडर निकाल देते हैं। क्या? वो ब्लैडर ही निकल गया ना, स्टोन। ब्लैडर को एक्चुअली में कोई ऑपरेट नहीं कर सकते अपन। सुनो इधर, ब्लैडर का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसको कुछ भी टच करते पॉइजन फैल जाता है पूरी बॉडी में, तो इसलिए डॉक्टर कुछ नहीं करता, यहाँ से काटा और इसको डायरेक्ट अटैच कर दिया लीवर को। तो अब आपका बाइल जूस इकट्ठा नहीं हो रहा, कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। लीवर बनाता है और इसको बाइल जूस को इकट्ठा करता है, टंकी थी ये। ठीक है, अब ये क्या करेगा, डायरेक्ट इसमें मिक्स करता रहेगा एनी टाइम। तो इस वजह से उन लोगों को जिनका ब्लैडर निकल जाता है उनको सजेस्ट किया जाता है कि आप एक फिक्स टाइम पे खाना खाओ, क्योंकि आपके लीवर को पता होता है किस टाइम पे हमें बाइल जूस रिलीज करना है। होती है, इसकी वजह से प्रॉब्लम आगे चल के अपने किडनी पे और इन पे लोड पड़ता है बहुत ज़्यादा फिल्टर करने के लिए। खैर चलो, मैं वापस मेरे फिजिक्स पे आता हूँ, क्यों बायो पढ़ा रहा हूँ मैं। फिर बायो लेना चाहिए था ना। एक्चुअली में मुझे बायो में इंटरेस्ट था, अभी बहुत इंटरेस्ट था, और मैं बायो लेना भी चाहता था, बट फिर मुझे याद आ गया कि बॉटनी भी होती है बायो में, और मुझे बॉटनी नहीं, प्लांट की, और उसमें जो उनके नाम होते हैं ना, उन नामों के डर के बारे में मैंने नहीं लिया। हाँ, अरे बहुत बहुत बुरे नाम होते हैं। मेरे को बड़ी मुश्किल से तो होमोसेपियंस याद हुआ था। कितने नाम, एक तो पाइसम सेटाइवम मटर का, हाँ। फिर ये एसिड्स जैसे कि सेब में मैलिक एसिड, इमली में टार्ट्रिक एसिड, ये सब पड़े होंगे। नहीं, टमाटर में ऑक्जेलिक, मेरे हिसाब से ऑक्जेलिक है, फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। एक्चुअली में फॉर्मिक एसिड नाम इसलिए पड़ा, फॉर्म का मतलब ही चींटी होता है, तो पहली बार है ना वो नाम इसलिए पड़ा था, फॉर्म मतलब चींटी, इसीलिए याद है फॉर्मल्डिहाइड बोलने लग गए। फॉर्म का मतलब सिंगल कार्बन चेन मान लिया गया था, आज जो कॉमन नेम रखे गए थे ना, तो इसलिए फॉर्म एल्डिहाइड, फॉर्मिक एसिड, और मतलब अलग अलग नाम इस तरीके से फॉर्म के नाम पे बना दिए गए। बाकी वो एक्चुअली में फॉर्मिक एसिड इसलिए था क्योंकि चींटी के अंदर मिलता था वो, लाल चींटी के अंदर, और वो हम खा जाए तो मज़ा आ जाता है। लाल चींटी को? हाँ, पूरे शरीर में ऐसे लाल लाल स्पॉट पड़ जाते हैं। सिर्फ एक चींटी खाने? हाँ। बियर ग्रिल्स को एक्चुअली में धर्मेंद्र की जगह काम करना चाहिए था। हाँ सर, वो तो कुछ भी खा लेता है सर। अरे एक बार मैं उसका वो देख रहा था, बियर ग्रिल्स को खाना खाते हुए तो मैंने देखा मगरमच्छ पकड़ के खा गया। मतलब जनरली ये इंसानों को नहीं खाता फूड चेन तो कोई मतलब ही नहीं है वो सब। सर वो है ना, बिच्छू होते हैं ना, बिच्छू खा गया। बिच्छू तो नॉर्मल चीज़ है उसके लिए, मैं बोल रहा हूँ मगरमच्छ खा गया। और तो और बताऊँ, एक बार रेगिस्तान में जा रहा था, ऊँट पड़ा हुआ मिल गया, उसका पेट फाड़ के पानी निकाल लिया।
सर हम पैसे का पानी निकाले थे हाँ वो मैंने भी देखा था मैंने और सीधा सर मैं बहुत देखती हूँ बेयर हाँ, मेरा फेवरेट तो एक्चुअली में सर्वाइवल टेक्निक्स बताता है ना वो। सर लेकिन कैमरे के पीछे वो पिज्जा खाता है हाँ सच में सर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो धर्मेंद्र का पुराना डायलॉग है ना मूवी का, बेयर ग्रिल्स, मैन वर्सेस वाइल्ड, डिस्कवरी, खाना खाते हुए देखने में सबसे मजा आता है उसको, और बकायदा खाने के बाद स्वाद और बताता है, इसका स्वाद सड़े हुए अंडे जैसा है। हाँ नहीं फिर भी, हाँ बराक ओबामा को भी लेके गया, अरे नरेंद्र मोदी को भी लेके गए बराक ओबामा को भी लेके गया। भूखा ही चला गया वापस, वो चूहा मारने गया, मोदी जी ने मना कर दिया, बोले नहीं ये हमारे गणेश जी का वाहन है। सांप मारने गया तो बोले नहीं ये शंकर भगवान के गले में है, भगा दिया उसे। मैन वर्सेस वाइल्ड। लिखो एक क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन क्वेश्चन। मैंने सुन भी लिया तुम क्या बोल रहे थे हैं, और बोलो तुम्हारा लिखा हुआ ही निकाल दिया मैंने वापस तो, सर निकाल दो सर बोलो निकाल दूं प्लीज सर हैं। जो लिखा हुआ है ना वो भी उसके पेन के ट्रेसेस होते हैं, और पता है कैसे निकलता है वो पीछे वो सॉरी पेंसिल के उससे ऐसे ऐसे करके वो तो नॉर्मल टेक्निक है। अगर इसको निकालना हो ना वैसे बहुत सिंपल है, आयोडीन वेपर दे दो, एग्जैक्टली लिखा हुआ मिलेगा। तुम कुछ भी कर दो निकाल दूंगा, बोलो मैं, वो करना नहीं है, मैं उसको बता रहा हूँ कि ऐसे रिस्क मत लो। और मेरे पास केमिकल्स भी रहते हैं, मैंने यहाँ पर बच्चों को दिखाया हुआ भी एक्सपेरिमेंट, जो अब बच्चे 10th में ना उनको दिखाया हुआ है, कुछ एक एक्सपेरिमेंट करवाए हुए हैं। सोडियम तो नॉर्मल है। बच्चों मैं जब टीचर बना ना उससे पहले मैं भी एक स्टूडेंट था, ठीक है, और जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने मेरी लाइफ में बहुत शैतानियाँ की हुई है। हाँ हाँ, तो वो तो नॉर्मल चीज़ थी, उसके अलावा बहुत कुछ किया हुआ, जैसे आप लोगों ने जो चीज़ें नहीं की हुई है, जैसे दोस्तों के पॉकेट्स में सोडियम डाल देना। हाँ हाँ, जैसे वो धोएंगे कहानी खत्म, कपड़ों में छेद, पता भी नहीं चलेगा कैसे हुआ। और भी हैं बहुत सारे नहीं बताऊंगा, ज़्यादा बताने नहीं चाहिए चीज़ें। क्या क्या हुआ? In the given circuit diagram, initially the switch S is opened. एक ऐसा ही क्वेश्चन किया था अपन ने पहले भी, जो मैंने दिया था होमवर्क के लिए, आप लोगों ने किया नहीं था। स्विच S is opened. Find the heat dissipated. क्या Find the heat dissipated. ऐसे थोड़ी धीरे धीरे टेस्ट बढ़ाना होता ना क्वेश्चन का। अरे हीट हाँ डेसिपिएटेड छोड़ दो, आगे बढ़ो। In the circuit, after switch S is closed, it is given C equal to 2 microfarad. C is equal to 2 microfarad. क्या कर दिया ये? हाँ। 61, 38, 38. करंट चैप्टर स्टार्ट कर दूं अभी? यस सर
स्टार्ट। हीट कितना निकला है? हीट डेसिपिएटेड डी आई डबल एस आई PATED। हो जाओ शुरू फटाफट। सिंपल एनर्जी निकाल, दैट इज हीट। स्विच जैसे ही लगाया चार्ज का ट्रांसमिशन होगा। अब उसके अकॉर्डिंग सोचो। हाफ सीरीज का है। हाँ वो लगा देना। सर ये वाली बैटरी का क्या है? तीनों बैटरीज हैं ये। सर तीसरी का कितना है? अच्छा 30 दोनों साइड वाले 30, बीच वाला 60। तो ये साइड वाली पार्टी को क्या है? 30 वोल्ट 30 वोल्ट। नहीं सर ये दूसरी लगी हुई है। हाँ उसका भी 30 वोल्ट। अच्छा आप लोग नॉन वेज से इतना कतरा रहे हो कुछ बच्चे, इन केस आपको चाइना जाना पड़ गया तो, इन केस जाना पड़ गया तो आप वहाँ पर ज़िंदा ही नहीं रह सकते, सिर्फ चावल। और आपको सबसे बड़ी बात पता है वहाँ पर इस साइड में, जैसे थाईलैंड और ये सारा एरिया है ना, इस एरिया में नॉन वेज, वैसे तो पता रहेगा कि नॉन वेज क्या है वेज क्या है। पॉर्क इज कंसिडर्ड एज वेज। पॉर्क, पिग, सुअर, उसको वेज में कंसिडर करते हैं। क्या? अब पता नहीं ऐसा क्यों, लेकिन हाँ करते हैं। मैं खुद नहीं गया हूँ, एक स्टूडेंट ने बताया, उसने वेज समझ के उठा के खा भी लिया था इसलिए। फिर उसके पापा ने देखा पॉर्क लिखा होता तो छीना उससे। सर इसे धर्म भ्रष्ट भी बोलता है नॉनवेज खाते हैं। पुराने घंटे नहीं, का गैदर्स नहीं। भी तो खाते थे। कौन खाते थे? हंटर्स और गैदर्स। देखो आप इसमें अगर सभ्यता के हिसाब से चलो ना, पुराने हंटर्स तो बहुत कुछ किया करते थे, ठीक है। अब सभ्यता मतलब जैसे कि धीरे धीरे सभ्यता जब बनती जाती है तो उस चीज़ में, क्योंकि आप किसी भी प्राणी की हिंसा किए बिना, मतलब बिना मार काट के आप कभी भी मांस की प्राप्ति नहीं कर सकते, मार काट तो करनी पड़ेगी। तो आप बोलोगे सर लाइफ तो ट्रीज़ में भी है ना, दे आर नॉट सर्वाइविंग फॉर देयर लाइफ। आप एक बैंगन तोड़ने जाओगे, वो अपनी जान बचाने के लिए नहीं भाग रही है, बट हर जिस चीज़ को आप मारने जा रहे हो वो चीज़ अपने लाइफ को सर्वाइव करती है, आप उसके सर्वाइवल के विरुद्ध उसको मार रहे हो, तो ये हिंसा कहलाती है। सर अगर हम नहीं खाएंगे तो इतनी सारी आबादी हो जाएगी। किसने कहा आपसे? आप फूड चेन का हिस्सा हुई नहीं उसमें, उसके लिए नेचर ने पहले से फूड चेन बना रखी है, हम लोग नहीं है उसके फूड चेन का हिस्सा। ये बिल्कुल गलत बताया जाता है आप लोगों की वजह से। आपको रियलिटी पता है? आप चिकन जो लोग खाते हैं, मैं उन्हें बताता हूँ कि क्या स्थिति है चिकन की, या उन लोगों के साथ क्या सलूक किया जाता है, फार्म जो चिकन फार्म्स होते हैं उनमें कितनी नेगेटिव कंडीशंस में उन्हें रखा जाता है, और हम लोग उन्हें खा लें तो कितनी बड़ी बात है। मेरे को परमिटेड है नॉनवेज खाना, लेकिन मैं तो भी नहीं खाता। परमिटेड मतलब मेरे को डॉक्टर्स ने रिकमेंड किया था खाने के लिए। एग नॉन वेज मैंने कुछ नहीं खाया। किसने कहा आपसे? जो एग हम लोग खाते हैं ना, वाइट एग, दैट इज़ द वर्स्ट थिंग एवर। वो तो हमें बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। मैंने आपको कहा ना बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। वो तो जो नॉर्मल ब्राउन एग है ना, उससे भी गलत चीज़ है वो। क्या एग? वाइट एग जो होता है। सर गलत है वो? क्यों पूछे ना प्रोटीन? किसने कहा? प्रोटीन तो बेटा, प्रोटीन के लिए तो आप कुछ भी खा सकते हो। सर लेकिन दाल
देखो वो मैं प्रोटीन की बात नहीं कहूँगा नॉन वेज में ज़्यादा है कि वेज में ज़्यादा है, बट मैं अगर आपको ओपनली बताऊँ तो वो चीज़ क्या है जो वाइट एग आप खाते हो ना, दैट इज़ द मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑफ एन, जो वाइट एग खाया जाता है। आप सोचो कितनी क्या चीज़ खा रहे हो आप वाइट है या फिर उसके अंदर का ही वाइट एग पूरा, वो पूरा ही तो होता है। तो आप क्या खा रहे हो एक्चुअली में, तो आप तो उससे भी गलत चीज़ खा रहे हो। और चलो कितनी ज़्यादा तादाद में बनता है एक बार वो बनता है ऐसे नहीं है, वो पता है आपको क्या किया जाता है, इंजेक्शन। इंजेक्शन दिए जाते हैं उनको ताकि उनके हार्मोन लेवल बढ़ जाते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्स वो रिलीज़ करते हैं, इसकी वजह से उनकी स्थिति ये हो जाती है, उनके बोन्स वगैरह तक बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। ब्राउन वाला एग जो होता है वो देसी। जिसको देसी एग बोलते हैं ना, वो एटलीस्ट उसका चाइल्ड था हैन का। कर रहे हो ये क्वेश्चन ट्राई या बातें कर रहे हो? तो मेरे हिसाब से तो देखो वैसे सबकी अपनी अपनी इच्छा होती है, एवरीवन इज़ फ्री, जो जो खाना चाहे, बट जज करके खाओ। और नेचर साइकिल से भी मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकता हूँ आपको। जैसे कि आपको ये पता होगा कि दो टाइप के लोग होते हैं, शिकार और शिकारी। दो ही चीज़ हो सकती है सर्वाइवल में, एक शिकार होगा एक शिकारी होगी। इसका पहचान बहुत आसान है। कैसे पहचानोगे? अगर मान लो तुम्हें एक प्लेनेट पे भेज दिया जाए, कैसे पहचानोगे कि जो सामने से आ रहा है कोई एलियन ही आएगा, कोई अलग चीज़ ही आएगी सामने? तो वो शिकार है या शिकारी है, मतलब वो हम पे हमला कर सकता है या नहीं कर सकता, कैसे जज करोगे? चलो वो ज़्यादा ताकतवर इतना कुछ भी जज करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल उसकी आंखें देखो। अगर आंखें सामने की तरफ वो शिकारी है, आंखें साइड में वो शिकार है, ये नेचर यूनिवर्सल है। गाय को देख लो, उसकी आंखें साइड में होती है। बकरी को देख लो, जो शाकाहारी प्रॉपर होगा ना, उसकी आंखें साइड में होगी। और जो मांसाहारी हैं, अब जैसे कि ह्यूमंस की बात करता हूँ, आप सामने आंखें हैं, लेकिन फिर भी आप इसको नेचर साइकिल में समझो। आप कैसे, जो चीज़ मतलब नॉन वेज खाई जाएगी ना, उनके ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, इसकी साइज़ कम होती है, उनके स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि उसमें तुरंत फंगस क्रिएट होगा ना, तो वो आपके फूड के अंदर प्रॉब्लम होगी। हाँ हाँ बिल्कुल, वो ज़्यादा देर तक रहेगा तो ऑटोमेटिक सड़ेगा ना, क्योंकि ये तो नेचर ने बनाया है। कोई भी डेड बॉडी को ऑटोमेटिक डिकम्पोजिशन होता है ना, तो आपकी बॉडी के अंदर डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। इसलिए गाय की स्मॉल इंटेस्टाइन देखो बहुत बड़ी होती है, लेकिन वही अगर अपन शेर वगैरह का देखें तो उनके बहुत छोटी होती है इंटेस्टाइन। हाँ, तो प्रॉब्लम यही है। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हमारे कैनाइन भी तो होते हैं, कैनाइन टीथ से भी जज कर सकते हो, तो कैनाइन की वजह से ही हम आप खुद को नॉनवेज नहीं बोल सकते आप, क्योंकि कैनाइन तो सबके पास है, बस किसी के स्मॉल किसी के बड़े होते हैं। हाथी के वो कैनाइन होता भी नहीं है, इंसीजर होता है वो, उनके कैनाइन टीथ नहीं होता हाथी के। हाँ, वो घास खाने, वो एक्चुअली में सेल्यूलोज के डिकम्पोजिशन के लिए घास खाते थे ना पहले, इसलिए। कर लोगे क्वेश्चन? तो मैं थोड़ा सा करंट का इंट्रोडक्शन दे दूं, आंसर बता देता हूँ। चलो करके आ जा। कितना आ रहा है? 1800 था। तो आप माइक्रो लगाना भूल गए इसलिए। इट्स 1.8 मिली जूल, करेक्ट आंसर। चार, ये फेरेड माइक्रो में दे रखा है ना आपको, हाँ मैं तुम्हारे तो उसको लगाना भूल गए आप। चलो चलें आगे। चैप्टर का नाम डालो करंट इलेक्ट्रिसिटी। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, थोड़ा सा गेम करंट का, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहाँ से चालू होगा डेरिवेशनों का दौर, डेरिवेशंस आएंगे ना चैप्टर की स्टार्टिंग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, दैट इज डेरिवेशन। चलो पहले थोड़ी सी बेसिक बात कर लेता हूँ करंट के बारे में। आज चैप्टर वैसे नहीं पढ़ा रहा मैं, इसकी बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। चैप्टर मैं नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर मैं एक बैटरी लगाता हूँ किसी सर्किट में, जैसे बच्चों मैंने एक सर्किट में एक बैटरी लगाई, सेल लगाया, और
इसको पहचानते हो, सब 10th पढ़ के आए हो। रेजिस्टेंस कोई है, नहीं पता हो? रेजिस्टेंस। तो इलेक्ट्रॉन या मान लो इसमें फ्लो क्या होगा, दिस इज नेगेटिव टर्मिनल, दिस इज पॉजिटिव टर्मिनल। नेगेटिव से पॉजिटिव। एक्चुअली में मेटल में सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो सकता है, मेटल में कोई दूसरा चार्ज तो फ्लो ही नहीं करवा सकते आप, ठीक है। तो यानी कि इलेक्ट्रॉन तो कहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। लेकिन करंट की डायरेक्शन हम लोग क्या लेते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? अभी थोड़ी देर पहले मैंने चार्ज भी इधर से मूव करवा दिया था, पॉजिटिव से चार्ज मूव करवाया था, याद है उस टाइम बताते वक्त? तो ऐसा क्यों ले लिया? हाँ, एक्चुअली में क्या हुआ बच्चों कि जब जिस टाइम पे डिस्कवरी की गई थी ना, वायर के अंदर हम लोगों को नहीं पता था कि क्या चल रहा है, हमें ये चीज़ मालूम ही नहीं थी वायर के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन अब मैं इस बैटरी को थोड़ा सा मैं एक्चुअली में बनाऊँ जैसा आप लोगों ने पढ़ा है उस हिसाब से, सेल को, तो हम लोग फ़ोटो देख के ना चीज़ें जज नहीं कर पाते। पढ़ा है गैल्वेनिक सेल, पढ़ा है, एनोड हाफ कैथोड हाफ। और मैंने यहाँ पर ईएमएफ वाला कंसेप्ट भी बताया था आप लोगों को। इलेक्ट्रॉन अगर निकलेगा यहाँ से नेगेटिव टर्मिनल से, ये नेगेटिव मान लिया, ये पॉजिटिव मान लिया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकला लेकिन उसको वापस अपने घर आना पड़ेगा, मजबूरी है उसकी। तो यानी इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर यहाँ भी जाएगा। और हम लोगों ने उस वक्त कंटेनर में फ्लो देखा, कहाँ से कहाँ जा रहा है देखो, एक्चुअली में पॉजिटिव से नेगेटिव, कंटेनर में यही फ्लो हो रहा है। हम लोगों ने इसी को डायरेक्शन ऑफ करंट एज्यूम कर लिया, पॉजिटिव से नेगेटिव ही तो माना करंट का डायरेक्शन, इसलिए एज्यूम किया पॉजिटिव से नेगेटिव, क्योंकि हमको कंटेनर के अंदर कुछ ऐसा मूवमेंट दिख रहा था, ठीक है। तो हम लोगों ने मान लिया करंट की डायरेक्शन भैया कहाँ से कहाँ जा रही है, पॉजिटिव से नेगेटिव, हमें वायर का कुछ पता ही नहीं था। जब ये गैल्वेनिक सेल की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आयंस का भी फ्लो होता है, इसमें तो फ्लूइड लिक्विड स्टेट में है ना वो, तो इसमें आयंस का भी फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन्स का भी फ्लो पॉसिबल है। तो यहाँ पर इस चीज़ को अपने हर तरीके से जज किया तो करंट की डायरेक्शन हमें पॉजिटिव से नेगेटिव ही मिली। तो हम लोगों ने बाहर भी सर्किट के यही चीज़ अज्यूम की। बाद में बहुत बाद में जाके जब पता चला तो फिर इतनी सारी बुक्स चेंज कौन करता, तो इसलिए अज्यूम कर लिया गया कि भाई आज के बाद करंट की डायरेक्शन यही मानेंगे, ठीक है। अब थोड़ी बहुत और चीज़ें बताता हूँ। हाँ, ट्रू ही माना जाएगा, अभी हमेशा के लिए ट्रू है। रियलिटी समझ गया, चार्ज का फ्लो इलेक्ट्रॉन का हो रहा है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव, लेकिन करंट का फ्लो क्या माना, पॉजिटिव से नेगेटिव, ठीक है। दूसरी बात करते हैं, करंट की यार एक डायरेक्शन तो है, फिक्स डायरेक्शन में चल रहा है, मैग्नीट्यूड भी है, वेक्टर क्यों नहीं है? अच्छा, वेक्टर है कि नहीं है? हाँ, नहीं है, सब मानते हो वेक्टर है करंट, गुड। यही सब सुनने के लिए तो पढ़ाता हूँ मैं। पॉजिटिव नेगेटिव, करंट इज ए स्केलर क्वांटिटी लिखवाया था मैंने, हाँ, और मैंने इसका रीज़न भी उसी टाइम तुम लोगों को बता दिया था। करंट को स्केलर क्यों मानते हैं? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं कर सकता, ठीक है। और हमने क्या बोला था, डायरेक्शन होना कंपलसरी नहीं है, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को जो फॉलो कर रहा है उसी को हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। समझना है कैसे, देखो, मान लिया यहाँ से करंट गया 3 एम्पियर, यहाँ से गया 4 एम्पियर, अज्यूम करना वेक्टर है, तो रिजल्टेंट कितना होगा, रिजल्टेंट कितना होना चाहिए? ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन कहता है अगर ये दोनों वेक्टर में है तो डायरेक्ट सम कर दो, 7 एम्पियर, सप्लाई 3 एम्पियर की आ रही है, कैसे हो जाएगा, ठीक है। पॉसिबल ही नहीं है ना ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करना। तो इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। आंसर क्या दोगे इसका, बिकॉज इट डज नॉट फॉलो ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्लियर, और आराम से लेट जाओ। अच्छा, नेक्स्ट बात, करंट खुद क्या होता है, ये सब जो 10th में पढ़ा था मैं वही धीरे धीरे बता रहा हूँ, थोड़ा थोड़ा सा, मतलब चलो, मतलब फ्लो ऑफ चार्जेस। मतलब कि मैं एक बात बोल सकता हूँ कि आपने टोटल चार्ज Q इज इक्वल टू n इंटू स्मॉल q बोला था, मैं यहाँ पर ऐसे खड़ा होकर ऐसे करके देख रहा था कितने चार्ज निकले, ठीक।
फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम, मतलब मैं करंट क्या बोल सकता हूँ, I इज इक्वल टू Q/T बोल सकते हैं। यही पढ़ा है, क्या हो गया वाला? बेटा जब थोड़ी देर समझा रहा हूँ तब मैंने पहले ही बोला ना, पढ़ते वक्त सीरियस रहा करो, उसके बाद तो मारना नाली में गिरा के मैं कुछ नहीं बोलूँगा, मैं भी साथ चलूँगा। ठीक है, I इज इक्वल टू Q/T लिख सकते हैं। लेकिन आपको याद है अपन ने चैप्टर 1 में पढ़ा था Q फॉलोज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अगर ये बड़े चार्ज के लिए भी वैलिड है तो क्या ये छोटे चार्ज के लिए भी वैलिड है? दैट इज dQ/dt, रीजन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो I इज ऑल्सो dQ/dt, याद रहेगी ये चीज़। तो I को हम dQ/dt बोल सकते हैं और Q/T भी बोल सकते हैं। रीजन ये सब वाई वाई के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को, तुम लोगों को तो होता नहीं है वाई वाई के लिए बता रहा हूँ। मैं जब रहता हूँ तब मैं नहीं करवाता, मेरे ऊपर डिपेंड करता है ना वो, मैं जो बोलता हूँ वही होता था। 10th में हुआ होगा, नहीं करवाया था वो, मैंने कहा ना वो मोहित सर के ऊपर, मैथ्स का उनके ऊपर डिपेंड करता है, फिजिक्स का मेरे पे डिपेंड करता है, केमिस्ट्री का भी लास्ट ईयर मेरे पे ही था। देखते हैं। तो बेटा क्यों? क्योंकि क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज है, ठीक है। तो चार्ज हमेशा कंजर्व रहेगा, चाहे बड़े अमाउंट के लिए लगाओ चाहे छोटे अमाउंट के लगाओ। तो I इज इक्वल टू dQ/dt भी बोल सकते हैं। इतनी बातें क्लियर? मेरे हिसाब से टाइम हो गया बहुत है, और बताओ इससे ज़्यादा चीज़ें। एक लास्ट पॉइंट और बताऊंगा, ये सुन के फिर जाना। हाँ होने दो ना, ये खुद 1 से कितना छोटा था, क्यों याद है आपको? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कितना छोटा है 1 से। 1 कूलम बनाने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन लगे थे? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड थे 1 कूलम चार्ज बनाने के लिए। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? फिर 1 से होने तो छोटा, क्या दिक्कत है? अच्छा लास्ट चीज़, ये जो पहले मुझसे पढ़े हुए उनको तो मालूम है, 10th पढ़ा है जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको बता देता हूँ। देखो आप लोग ये 3 टर्म्स जो है ना, इन 3 टर्म्स को बड़े अच्छे से समझ लो, V, I और R, ठीक है। ये 3 टर्म्स को अच्छे से समझ लो। कहाँ पर? नहीं ये तो I आएगा। हाँ नहीं DI नहीं लिखोगे, ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये छोटे चार्ज के लिए देखो चाहे बड़े चार्ज के लिए देखो ये सेम आने वाला है। जैसे डेंसिटी 1 चम्मच पानी का या पूरे समुद्र पानी का बराबर ही आएगा, वैसे ये करंट है। अच्छा एक सबसे बड़ा मिथ जो आपको बुक्स भी बताएंगी, टीचर भी बताएंगे और मैं भी बताऊंगा, पर ये मिथ सच्चाई ये है कि कभी भी सर्किट में करंट फ्लो ही नहीं होता। सर्किट में कभी करंट फ्लो होता ही नहीं है। सर्किट, हाँ शायद आपने एक बार डाउट पूछा था तब बताया था मैंने। हाँ कंफर्म बता देता हूँ, अभी कंफर्म करवाता हूँ, चिंता मत करो। सर्किट में कभी भी करंट फ्लो नहीं होता, सर्किट में फ्लो होता है पोटेंशियल। और कंफर्म करके बताऊँ, किसी भी वायर को ऐसे मतलब है ना, तुम एक हाथ से पकड़ लो, बस शूज़ वगैरह ध्यान रखना, कुछ नहीं होगा। जो बाहर वो तार होता है ना बिजली खंभों पे जाता है, उसको पकड़ के झूल जाओ, कुछ नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूँ कुछ नहीं होगा। लेकिन उसी के साथ दोनों तार को पकड़ लो, फिर मजा आ जाएगा। क्यों लगा झटका दोनों तार को पकड़ने पर? क्योंकि यू क्रिएटेड अ पोटेंशियल डिफरेंस। तो करंट फ्लो नहीं होता, फ्लो क्या होता है? पोटेंशियल फ्लो होता है, ठीक है। करंट का फ्लो ही तब हो सकता है, जिसको फ्लो अपन बोल रहे हैं वो तब हो सकता है जब पोटेंशियल का डिफरेंस हो। व्हीटस्टोन ब्रिज में बताया था, दोनों तरफ पोटेंशियल बराबर हो गया, बीच में कोई चार्ज का फ्लो नहीं था। चार्ज का फ्लो नहीं मतलब करंट का फ्लो नहीं, ठीक है। सर्किट में एक्चुअली में करंट फ्लो नहीं होता, पोटेंशियल फ्लो होता है। क्लियर हो गया? लास्ट बात, इसको रिमेंबर कैसे रखना है, कौन सी चीज़ क्या है। मैं पोटेंशियल बोल रहा हूँ, जो पोटेंशियल डिफरेंस है। अज्यूम करो, ये एग्जाम्पल 10th में भी दिया था, अज्यूम करो मेधांश को इस खिड़की से बाहर निकालना है मुझे, ठीक है। हाँ नहीं अब मैं इसमें सब मैं एक एक करके बंदे खड़े कर रहा हूँ। तो मेधांश को इस खिड़की से बाहर निकालना है। इधर देखो सब लोग, मेधांश, ठीक है, इसको इस खिड़की से बाहर निकालना है। सबसे पहले मैंने बोला अथर्व निकालेगा, ठीक है। सबसे पहले अथर्व को इसको पुश करके निकालना है, फिर उसके बाद आया विहान, अच्छा नहीं सॉरी बादल रह गया बादल, ठीक है। फिर बुलाते हैं अपन, किसको बुलाया जाए? नहीं मैं तो लास्ट में आऊँगा,
मैं तो लास्ट में एक बार में वेदांश बाहर। हर्ष, चलो हर्ष को ले आते, ठीक है, हर्ष को ले आए। अब मेरी बारी, चलो मैं भी आ जाता हूँ। तो ऐसे थोड़ी, ऐसा हल्की पर्सनैलिटी ले रहे हो। ठीक है, तो देखो पहले बादल का नंबर आया, बादल ने इसको पुश किया, कुछ नहीं हुआ, कुछ ही नहीं हुआ, ठीक है। फिर अथर्व का नंबर आया, मान लेते हैं उसके हेयर्स बाहर निकल गए लेकिन कुछ नहीं हुआ, ठीक। फिर एक एक करके सब आते गए। इनफैक्ट हर्ष का नंबर आया, उसने उसको शोल्डर तक बाहर निकाल दिया, फिर कुछ नहीं हुआ। फिर मेरा नंबर आया, मैंने एक बार में पुश किया और मैदान बाहर, ठीक ठीक। अब समझो क्यों ये चीज़ें क्या थी, अब इसको प्रैक्टिकल रिलेट करते हैं, ये मजाक को बाहर रखकर। देखो बच्चों, ये सारी चीज़ थी ना, बैटरीज थी, जिन बैटरीज का पोटेंशियल डिफरेंस धीरे धीरे हम लोगों ने क्या रखा, बड़ा करते गए, मतलब कि उसकी एनर्जी बड़ी करते गए। जो मूव हो रहा था वो खुद कौन था, करंट, मतलब मैदान से करंट जिसको हम बाहर निकाल रहे थे, उसको रोक कौन रहा था, विंडो, दैट इज रेजिस्टेंस। मतलब रेजिस्टेंस का काम है करंट को रोकना, पोटेंशियल का काम है रेजिस्टेंस के अगेंस्ट करंट को फ्लो करवाना। कहानी समझ आई? ये चीज़ दिमाग में रखना तो ही ये चैप्टर समझ में आएगा। रेजिस्टेंस का काम क्या है, करंट का काम क्या है, और पोटेंशियल का काम क्या है। समझ गए इस चीज़ को? पोटेंशियल क्या कर रहा था, एक डिफरेंस क्रिएट करके एनर्जी सप्लाई कर रहा था। आप ये समझो, जो एनर्जी क्या करवा रही थी, चार्जेस का मूवमेंट, दैट इज मूवमेंट ऑफ करंट बोल दो, या मूवमेंट ऑफ चार्जेस। चार्जेस का मूवमेंट हुआ और उसको रोक कौन रहा था, रेजिस्टेंस, ठीक है। किसी भी मोशन में, मोशन ऑफ चार्ज में कोई चार्ज डिस्ट्रॉय नहीं होता है, उसकी एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि वो बार बार टकरा टकरा के एनर्जी लॉस करता है, बट वो चार्ज वापस उठेगा फिर जाएगा, ठीक। चलो आज के लिए बहुत है, फिर जब रेजिस्टेंस टॉपिक आएगा तब बताऊंगा। थैंक यू बच्चों, थैंक यू ऑल ऑफ यू। नोडल का ये क्वेश्चन ज़रूर करके आना, ठीक है।